प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग ईदगाह कहानी को आगे पढ़ते हैं। अब बालकों के दो दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ तो हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मुट्ठी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चूंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा, दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। फिर हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क किसने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाल गलोच थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कंकोआ किसी गंडे वाले कंकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 अपने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरस। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन ने कहा, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद बोला, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था
और उन 3 पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और हमारी खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की डंटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितरे बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। अब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। शल्य क्रिया का अर्थ होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन को हिंदी में शल्य क्रिया कहा जाता है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? उसकी दादी ने हामिद से पूछा। मैंने मोल लिया है, हामिद ने जवाब दिया। फिर उसकी दादी कहती हैं के पैसे में, मतलब कितने पैसों में? फिर हामिद ने जवाब दिया 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था।
बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? अंततः इस कहानी का सार यह निकला कि हमें विपन्नता सभी चीज़ें सिखा देती है। अर्थात जो लोग विपन्न होते हैं, जिनकी स्थिति खराब होती है, वे बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। उन्हें अपने हालत के विषय में भली भांति पता होता है और वे लोग अपनी स्थिति के अनुरूप ही सारे कार्यों को करते हैं। वे यहाँ वहाँ अपने पैसे खर्च नहीं करते, जैसा कि 5 वर्ष के हामिद ने किया। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।